स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे धातु की विशेषताएं और धातु की विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि धातु की विशेषताएं। तो धातु की जो विशेषताएं हैं वह निम्न हैं, एक दो करके आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि धातुओं की संख्या 78% होती हैं, मतलब 100% में 78 जो परसेंट होते हैं वह क्या होते हैं, धातुएं होती हैं। धातुएं समानतः ठोस होते हैं। जो धातुएं जो समान रूप से क्या होते हैं, ठोस होते हैं, परंतु पारा एक ऐसा धातु है जो जली होता है। याद रखिएगा, पारा जो होता है वह लिक्विड में होता है, लेकिन वह क्या है, धातु है, लेकिन वह जली होता है। तो समझ में आ गया होगा कि धातुओं की संख्या 78% होती हैं और जो धातुएं जो है समानता किस रूप में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप आपको याद रखेंगे कि पारा एक ऐसा जो है धातु है जो किसके रूप में होता है, जली रूप में होता है। अगला लिखेंगे, धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। जो धातु होते हैं उनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और चौथा जो है, धातुएं ताप तथा वैद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। धातुएं जो होते हैं वह ताप का भी और वैद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब उसके अंदर जो है वैद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। तो अगला लिखेंगे, पांचवा जो है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। अब धातु में तन्यता का मतलब क्या है, तन्यता का मतलब यह है जब उसको पीटेंगे और तार के नुमा जब बन जाता है तो उसमें किसका गुण पाए जाते हैं, तन्यता का गुण पाया जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब यह होता है जब इसको पीटते हैं तो चादर के नुमा जब बन जाता है, चादर जैसे आपका एक चादर के नुमा जब बनता है, आयतकार के रूप में बन जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, आघात वर्धनीयता का गुण कहा जाता है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, तन्यता का मतलब तार के नुमा और आघात वर्धनीयता का मतलब कि चादर के नुमा। अगला लिखेंगे, धातुएं धन आयन बनाते हैं। जो धातुएं क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। ये धातुओं में जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो वह धन आयन बनाते हैं। तो यहाँ पर 7 जो है जो इसकी विशेषताएं, धातु की विशेषताएं बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये 7 विशेषताएं अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह विशेषताएं आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अधातु की विशेषताएं क्या हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, अधातु की विशेषताएं जो हैं निम्न है। अधातु की विशेषताएं क्या है, निम्न है। पहला क्या है, अधातुओं की संख्या लगभग क्या होती हैं, 22% होती हैं। मतलब अधातु जो होते हैं 100% में 22% जो होते हैं अधातुएं होते हैं, लेकिन लगभग में होते हैं। क्यों लगभग में होते हैं, क्योंकि कुछ जो है उपधातु भी होते हैं, इसलिए लगभग यहाँ लिखा गया है 22% होते हैं। अगला लिखेंगे, धातुएं का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो धातुएं थे उसका जो गलनांक और क्वथनांक क्या थे, उच्च थे, लेकिन अधातुएं जो हैं उनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या हैं, कम होते हैं। तो अधातु की संख्या 22% होता है और अधातु जो होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे एक नोट्स भी आपका बनता रहे। तीसरा लिखेंगे, अधातुएं ताप तथा वैद्युत का
अल्प चालक होते हैं, मतलब इसके अंदर जो है वैद्युत धारा का प्रवाह जो है अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ऐसा होता है। तो यहाँ लिख लेंगे धातुएं ताप तथा विद्युत का जो है अल्प चालक होते हैं। और चौथा लिखेंगे अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। जो अधातु होते हैं उनको तार के नुमा नहीं बनाया जा सकता है, जब क्योंकि अधातुओं को पीटा नहीं जा सकता है और उसको पीटने पे जो है तार के नुमा जब नहीं बन पाएगा, तो इसलिए लिखेंगे इसमें अंदर जो है तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। पांचवा जो है अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये चादर की नुमा नहीं होते हैं, इसलिए अधातु में क्या लिखेंगे आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुएं क्या होते हैं ऋण आयन बनाते हैं। अधातुएं क्या बनाते हैं ऋण आयन बनाते हैं। तो 6 जो यहाँ पर अधातु की विशेषता बताया गया, आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। 6 विशेषताएं बहुत आसान ये विशेषताएं बताया गया है, जिससे आपको तुरंत क्या हो जाए याद हो जाए। अब पढ़ेंगे उपधातु। अब उपधातु क्या होते हैं, तो जिसमें धातु का और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है वह क्या कहलाता है उपधातु कहलाता है। तो यहाँ लिख लेंगे वे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु का गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं। कितना आसान है, वे तत्व जिसमें धातु का एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाए उसे उपधातु कहा जाता है। जैसे जर्मेनियम। अब जर्मेनियम में क्या है कि इसमें धातु का भी गुण है और अधातु का भी गुण है। सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये सब क्या हैं उपधातु होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है धातु का भी और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि उपधातु क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी परमाणु त्रिज्या के प्रकार। परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार के होते हैं, तो परमाणु त्रिज्या जो होते हैं निम्न प्रकार का होता है। परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार के हैं, तो निम्न मतलब यहाँ नीचे 4 लिखा गया 1 2 3 4 करके। तो यहाँ पहला जो त्रिज्या है उस त्रिज्या का नाम है आयनिक त्रिज्या। दूसरा जो त्रिज्या है ससंयोजक त्रिज्या। तीसरा धात्विक त्रिज्या। चौथा जो है वंडर वाल्स त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या जो हैं 4 प्रकार के लगभग होते हैं। तो ये चारों के बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे आयनिक त्रिज्या क्या होते हैं। अब आयनिक मतलब धन आयन और ऋण आयन। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वह धन आयन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो क्या होते हैं ऋण आयन होते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ लिख लेंगे उदासीन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने पर आयन बनाते हैं। माने उदासीन जो परमाणु होते हैं उनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं तो क्या बनाते हैं आयन बनाते हैं। अगर त्यागते हैं तो धन आयन बनाएंगे और ग्रहण करते हैं तो क्या बनाएंगे ऋण आयन बनाएंगे। तो धना मतलब आयन किसे कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागने अथवा इलेक्ट्रॉन को क्या करने पर ग्रहण करने को ही क्या कहा जाता है आयन कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो धनात्मक एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऋणात्मक बनता है। मतलब आयन कब बनेगा, धन आयन कब बनता है, ऋण आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो धनात्मक बनेगा और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो क्या बनता है ऋणात्मक आयन बनता है। इनकी त्रिज्या को ही क्या कहते हैं आयनिक त्रिज्या कहते हैं। कितना आसान है, इनकी त्रिज्या को क्या कहेंगे आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। अब यहाँ लिख लेंगे धनायन की त्रिज्या। अब धनायन की त्रिज्या क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो धनायन का जो आकार उदासीन परमाणु से क्या होता है छोटा होता है। याद रखेंगे यहाँ कंपटीशन का भी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं आपको एनसीईआरटी जो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे इसमें छिपा है। तो जो धनायन का जो आकार होता है उदासीन परमाणु से क्या होता है, तो उदासीन परमाणु से जो होता है छोटा होता है। धनायन पर आवेश बढ़ेगा तो उसका आकार क्या होगा छोटा होता है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक आयन है,
मतलब यहाँ Fi है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है। मतलब यहाँ जब इसका आयन बढ़ रहा है, मतलब यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका आकार क्या हो रहा है, छोटा। ये सब इसका आकार जो बड़ा होगा, फिर इसका आकार जो है इसका आकार जो है यहाँ जो है 3 जो है, तो ये सबसे छोटा होगा, इससे यह बड़ा होगा, और ये इससे क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या है, आवेश क्या है, यहाँ पर धनायन का आवेश क्या है, बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा तो उसका आकार क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि आवेश बढ़ेगा तो उसका आकार छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ये सबसे छोटा है, 2 है तो इससे बड़ा है, यहाँ पर जो है 1 है तो क्या है, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे Fi है तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इसका आकार क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा उससे छोटा सबसे छोटा होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहाँ ऋण आयन की त्रिज्या के बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे ऋण आयन की त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे ऋण आयन का आकार उदासीन परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि धन आयन का जो आकार होता है उदासीन परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऋण आयन का जो आकार है उदासीन परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है। बस थोड़ा सा अंतर है, धनात्मक में छोटा और ऋणात्मक में बड़ा होता है। अब यहाँ लिखेंगे ऋण आयन पर आवेश बढ़ेगा तो उसका आकार बड़ा होता जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका विपरीत है। अभी हम लोग धन आयन में पढ़ रहे थे कि जो धन आयन जो क्या है, आवेश बढ़ेगा तो उसका आकार क्या होता था, छोटा होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ऋण आयन पर जब आवेश जो है बढ़ेगा तो उसका आकार क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ देखेंगे यहाँ 2 आयन है तो यह बड़ा है, इसमें 1 आयन है तो उससे जो है छोटा है, फिर इसमें कोई भी आयन नहीं है तो यह क्या है, सबसे बड़ा। सबसे इसको क्या कहेंगे, छोटा। ये सबसे छोटा, इससे बड़ा और इससे बड़ा, मतलब आयन आवेश बढ़ रहा है उसका आकार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ये बड़ा है, इस पर 2 आयन है और इस पर 1 आयन है, इससे छोटा हुआ, और ये इस पर कोई आयन है तो सबसे क्या कहेंगे, छोटा है। तो यहाँ पे क्या है, आवेश बढ़ेगा तो आकार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि ऋण आयन की त्रिज्या का मतलब क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या क्या है, तो बहुत आसान इसका भी उत्तर है, 2 समनाभिकी परमाणु एकल सहसंयोजक बंध हो तो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की अंतरानाभिकीय दूरी को आधा भाग सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। मतलब जब 2 समनाभिकी परमाणु एकल सहसंयोजक बंध, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, उप सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, आगे चल के वीडियो मिलेगा अगले चैप्टर में। तो सहसंयोजक बंध जब बनते हैं, बंध हो तो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की अंतरानाभिकी मतलब अंदर के जो नाभिकीय दूरी का आधा भाग को ही क्या कहते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। तो परिभाषा को अपनी कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे धात्विक त्रिज्या क्या होता है। धात्विक त्रिज्या और इसे क्रिस्टल त्रिज्या भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे धात्विक त्रिज्या क्या है, तो लिखेंगे धातु चालक में 2 पास पास परमाणुओं के नाभिकों के बीच के दूरी के आधे भाग को धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं। मतलब जो धातु चालक में 2 पास पास जब परमाणुओं के नाभिकों के बीच के दूरी के आधे भाग को धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं। और जो धात्विक त्रिज्या का जो मान होता है सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है। यहाँ याद रखेंगे कि जो धात्विक त्रिज्या का जो मान होता है वह सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ धात्विक त्रिज्या भी समझ में आ गया होगा कि धातु चालक में 2 पास पास जो परमाणु होते हैं उनके नाभिकों के बीच के दूरी के आधे भाग को धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे वो वंडर वाल्स त्रिज्या क्या होता है। वंडर वाल्स त्रिज्या कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत आसान है परिभाषा। 2 समान निकटतम अणुओं के पड़ोसी परमाणुओं के अंतः नाभिकों के बीच के दूरी के आधे भाग। मतलब कौन से आधे भाग होगा, तो 2 समान निकटतम अणुओं के पड़ोसी परमाणुओं के अंतः नाभिकों के बीच के दूरी के आधे भाग को वंडर वाल्स त्रिज्या
कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, 2 लाइन का यह परिभाषा आपको बताया गया है। अब ये 2 लाइन परिभाषा 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे एक नोट्स भी बनता रहे। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।